प्रेजेंटेड बाय सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। सफलता के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. This video dedicated to all civil engineers who are posted at site or is being posted to site as a new civil engineers. स्टील की मेजरमेंट हमें कैसे लेनी चाहिए बिलिंग एंड पेमेंट के लिए, टाइम कैसे करनी चाहिए, सभी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। और वे सिविल इंजीनियर जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मदद करेगी। उम्मीद है मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपना सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन ज़रूर डाल दें ताकि आने वाला वीडियो आपको सभी समय पर मिलते रहे। इट इज़ टू नोट दैट फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स, कोई भी स्ट्रक्चर स्टील्स आप आरसीसी में देने के पहले बेंडिंग एंड टाइंग की ज़रूरत होती है एट द प्रॉपर प्लेस अकॉर्डिंग टू बार बेंडिंग शेड्यूल। I recommend my subscriber to visit IS code 2502 reaffirmed in 2004 for better knowledge and experiences. Before the bending is started, refer the bar bending schedule like this. This is the bar bending schedule you have to prepare. आपको बनाना है सबसे पहले। Now, bending of bar by different kinds of methods available at the site. कई तरह से हम बार बेंडिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लिया कि स्मॉल वर्क के लिए, जैसे घर पे आप कोई 2 मंजिला मकान बना रहे हैं या सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, वहाँ पर आपका मैनुअल चल सकता है। विद द हेल्प ऑफ बार बेंडिंग क्लॉ से आप बार बेंडिंग करा लें। दूसरा है कि मीडियम साइज का यदि वर्क है आपके पास तो सिंपल बार बेंडिंग मशीन, जैसे आपने पिक्चर में देखा है, उससे आप करा सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपको बार बेंडिंग कोई मेजर वर्क है आपके पास में, तो इस तरह की गियर बार बेंडिंग मशीन हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप मास बेसिस पर आप बेंडिंग कर सकते हैं स्टील एनफोर्समेंट के। दिस इज योर गियर्ड बार बेंडिंग मशीन फॉर फास्ट वर्क। आगे देखेंगे हम कंक्रीट प्लेसिंग के पहले सभी रेनफोर्समेंट को हम चेक करेंगे। उसके बाद में सभी जंक्शन को यू शुड टाई ऑफ विद द ब्लैक एनेमल वायर। तो आगे देखेंगे ये टाई अप की क्या मेथड हो सकती है और ब्लैक एनामेल की क्या स्पेसिफिकेशन होती है, मेजरमेंट कैसे होती है, सब हम आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू IS कोड 3 तरह के आपको मेथड्स दिए गए हैं। जैसे A, B और C में देख लीजिए 3 तरह की मेथड है। A में जैसे कि आपको क्रॉस बाइंडिंग भी है, डायगोनल भी है। तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 3 टाइप्स ऑफ टाइंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स आर अवेलेबल। 3 तरह की बार हमारे होते हैं जिसके थ्रू से हम ब्लैक एनामल्ड वायर के द्वारा आप रेनफोर्समेंट को बांध सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो आपको देख रहे हैं कि 3 मेथड हमें जैसे हुए A, B एंड C। तो जो मेथड A है, दिस इज रिकमेंडेड, बट रिमेंबर दैट आफ्टर ऑल योर मेन टारगेट इज टू बाइंडिंग ऑफ द ऑल द स्टील रेनफोर्समेंट एंड जंक्शन। इसलिए कि कभी भी आप अगर टैंपिंग करते हैं, वाइब्रेशन चलाते हैं, कंक्रीट उसमें भरते हैं आपको साइड पे, तो आपको कोई भी बार जो है अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं करे। दिस इज द मेन एम। और बार को जब टाई करते समय आप सावधानी से टाई करें। कोई भी कोरोडेड स्टील यूज नहीं होनी चाहिए। और इसकी गेज जो होती है मेनली ये 0.9 mm या 20 गेज हम कह सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड
ब्लैक एनामल वायर है। 20 से लेके 21 गेज सफिशिएंट, बस ज़्यादा पतला करेंगे तो ये हो सकता है कि लोहे जो बांधे हुए साइड पे जब आप इसको वाइब्रेटर चलाएंगे, उसमें टैंपिंग रडिंग करेंगे तो वो आपकी जो वायर टूट जाएगी और अपने जगह से स्टील रेनफोर्समेंट डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस केस में आपको आपका जो मेन एम है स्टील बार को अपने जगह पर रखना, ये वाला अचीव नहीं हो पाएगी। तो दिस टाइप इज द ब्लैक एनामल बार, साइज इज 0.6 mm और 20 गेज। स्टील को मेजरमेंट करते समय अपने मेजरमेंट बुक में, जो कि 30 साल 40 साल के लिए रिकॉर्ड रहती है, और कोई भी आगे भविष्य में पेमेंट इससे होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई छत क्रैक हो गई या किसी तरह की मेजर कुछ छत में प्रॉब्लम हो गई आरसीसी कंपोनेंट्स में, तो एमबी से ही चेक होती है। एमबी जैसे कि मेनली मैनुअल भी होती है, लाल रंग की होती है, जिसमें सभी पन्ने होते हैं, कई सारे पन्ने होते हैं, और में भी कंप्यूटराइज भी है। 1 करोड़ से अगर ऊपर की वर्क है तो कंप्यूटराइज एमबी इशू होता है, उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डायमेंशन जब हम एमबी में रिकॉर्ड करेंगे, दिस वन, ये एक स्लैब की रेइंफोर्समेंट है, तो वहाँ पर आपका एल मार्क किया हुआ है आपके किस में, इन द शेड्यूल ऑफ रेइंफोर्समेंट, बार बेंडिंग शेड्यूल में। ओके, तो जब इसको डायमेंशन लेते समय हम एल लिखेंगे, 5 मीटर तो 5 मीटर लिखेंगे, और इसके मेजरमेंट स्ट्रेट करेंगे। ओके, फ्रॉम सेंट्रल लाइन से कर लेंगे, एक सिरे पर टेप रखेंगे, यहाँ पर टेप रखें और दूसरे सिरे पर टेप रखेंगे, और हम मेजर करके अपना मेमोरी पर लिख लेंगे। कितनी नंबर ऑफ बार है वो लिख लेंगे, इसकी डाया क्या है वो लिख लेंगे, या प्लेन स्टील है या टोर स्टील है वो लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी करते हैं। दूसरा सेकंड में आप बी में देख लीजिए, इसमें आपका जो डायमेंशन लेना है आपको, ये आपको एल और एच, एल प्लस एच लेनी है लिखते वक्त एमबी में, जिससे क्लियर पता चले कि एल तो आपका स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ द बार है, और एज जो हो गई आपकी, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ मिलते हैं हमें बेंडिंग के लिए या हुक के लिए, उसके लिए हम एज देते हैं। तो हम एक्चुअली एज जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें यदि एज की मात्रा जो हम कैलकुलेट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए 12 एच आपका होती है, 12 डी आपकी होती है हुक की डायमेंशंस, और कुछ जो बेंड होती है उसके लिए थोड़ी सी क्लियरेंस दिया जाता है। तो मान लिया कि ये 3 इंच से लेकर 4 इंच के बीच में आपका जो भी एल डायमेंशंस है, जो कि मेन लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्टील, उसमें आप एज कैलकुलेशन करके आप ऐड कर देंगे। यदि ये मान लिया कि कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंसी आपका 4 इंची होनी चाहिए, आप उन्होंने 6 इंची डाल दिया, क्योंकि स्टील की कोटेड रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा स्टील मेजर करना चाहेंगे, तो आपको ये बाकी चीज़ें इग्नोर कर देनी है। एल प्लस एच ही रखना है जो कि स्टैंडर्ड है, बाकी को इग्नोर कर देना है, और उनको मना करना है कि अब ज़्यादा स्टील नहीं लगाए मोर देन आवर स्पेसिफिकेशन। ओके, जब भी आपकी जो शेड्यूल ऑफ बार है, स्केच एंड डायमेंशंस टू गिवन इन द शेड्यूल्स। शेड्यूल में जो आपका है, सिंपली आपका जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर शेड्यूल में, ओके, शेड्यूल में ये आपको सिर्फ इस तरह से हुक रहेगी, और सिर्फ यहाँ पर आपका एल लिखा रहेगा। ओके, शेड्यूल में आपको हुक के लिए कोई डायमेंशंस मेंशन नहीं होगी, वो आपको खुद ही ऐड करना है। अगला देखते हैं सी में। देखिए सी में आपको ये आपको जो शेप दिया हुआ है, दिस इज एल, और मेजरमेंट एमबी में मेजरमेंट करते समय फॉर बिलिंग के लिए एल प्लस 2 इंटू एच होगा, दिस एच एंड दिस एच, एल प्लस 2h। एल तो आपको डायमेंशन मिल गया, आपको जो भी ड्राइंग है वहाँ से मिल जाएगा, जो आप मेजर किए हैं लेंथ वहाँ से मिल जाएगा। दोनों कंपेयर कर लीजिए, कहीं बड़ा छोटा तो नहीं है, बट साइड पर जो लेंथ लगी है
उसको मेजर करना है, लिखना है। और 2H आपको हुक के लिए देना है, प्लस जो हुक को बेंड करने में जो आपको लोहार है उसके लिए देना है। और जो आपका जो मेन शेड्यूल में जो लिखना है, सिर्फ आपका लिखना है ओनली लेंथ लिखना है, ओनली L। हुक के लिए कोई डायमेंशन आपको नहीं लिखना है, सिंस इट इज एक्सटर्नल डायमेंशंस। और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर L प्लस और कुछ लिख देंगे तो, क्योंकि RCC का जो भी लेंथ है आपका कवर छोड़ करके L होगी, और जो डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो हुक होती है वो हम ऐड कर देंगे बाय कैलकुलेशन स्टैंडर्ड साइज से, और मेजर कर लेंगे साइड पर उतना लगा है कि नहीं लगा है। यदि कम लगा है तो उसको हम कहेंगे कि आप भाई इसमें स्टैंडर्ड आप बेंड दो। यदि उसने ज़्यादा अगर डेवलपमेंट लेंथ के लिए हुक का लोहे ज़्यादा अगर उसने ले रखा है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, बट स्टैंडर्ड चाहिए वहाँ पे। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, L है, दिस इज L और दिस हाइट इज B। इसमें हुक नहीं है, सीधा खड़ा है, वर्टिकल है डेवलपमेंट लेंथ के लिए, तो आपको MB में मेजर करते समय L प्लस B ही लिखना है। ओके, और जो डायमेंशन हम लेंगे शेड्यूल में वो सिर्फ लिखेंगे L, और B जो कैलकुलेट करेंगे हम, जो वर्टिकल जो दिया हुआ है और डेवलपमेंट लेंथ एज पर डिजाइन कैलकुलेट करके देख लेंगे, उससे कम साइड पे नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह हम L प्लस B लिख देंगे। अगला E में देख लीजिए, एक लेंथ दिया हुआ है और जब मेजरमेंट करेंगे तो L प्लस 2B लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड में B हाइट से आपका बार को ऊपर उठाया गया है, तो L प्लस 2B लिखेंगे। और डायमेंशन में हम जो लिखेंगे सिर्फ ओनली L, जैसे कि मैंने बताया पहले कि डेवलपमेंट लेंथ जो B है दिया हुआ है 2B, वो दिस अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन सबके लिए अलग है। 24D, 20D, 10D अलग अलग पोजीशन के लिए, अगर फाउंडेशन में है कि कॉलम में है या स्लैब में है, बीम में है, उसके अकॉर्डिंग ये B चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मेजरमेंट अपने कैलकुलेटर में निकाल लेंगे अकॉर्डिंग IS 456-2000, और देख लेंगे साइड पर उतना डेवलपमेंट दिया हुआ है कि नहीं दिया है। ज़्यादा दिया है तो उसको इग्नोर कर देंगे, और स्टैंडर्ड है तो उसको स्टैंडर्ड हम मेजरमेंट MB पे चढ़ाएंगे। ओके, उसी तरह मेजरमेंट ऑफ बार इन RCC फॉर स्टील का जो स्ट्रिप्स है उसके लिए कैसे करेंगे। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डायमेंशंस, approximate length for measurement works, measuring center line of the bar, और दूसरा sketch and dimensions to be given in the schedule। शेड्यूल में जो देना है ये आपका तीसरा कॉलम में है। तो जो मेन दिया है मेजरमेंट ऑफ जो डायमेंशंस दिया हुआ है एक स्टील के स्ट्रप्स के लिए, इसमें सिर्फ एक A मिलेगा, ये जो डायमेंशन दे रहे उसको देना चाहिए, और ये जो चौड़ाई में देख रहे हैं उसको देना है। और जब मेजरमेंट करेंगे हम तो क्या करेंगे, A प्लस E डिवाइडेड बाई 2 करके प्लस 24D, हम दो अगर हुक है तो 12B 24D हम लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट करके MB में लिख देंगे। उसी तरह अगर वेल्डेड स्टील स्ट्रिप्स है तो उसमें 2 टोटल लेंथ क्या होगा, 2 ब्रैकेट में A प्लस E लिख दीजिए, और प्लस 20D आप डेवलपमेंट लेंथ के लिए हुक के लिए एक्स्ट्रा दे दीजिए। और डायमेंशन में इस तरह से शो करना है। जैसे कोई छज्जा का स्ट्रिप्स है उसमें कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं। जो रिंग विथ प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्टील फॉर रेनफोर्समेंट छज्जा, उसके लिए हम कैसे स्टील का मेजरमेंट हम करेंगे और कैसे शो करेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसमें जो डायमेंशनल शेप में जो आपको मिलेगा, एक आपको रिंग की हाइट मिलेगी, रिंग की चौड़ाई मिलेगी, और जो आउटर फेस से लेकर के बाहर फेस तक C एक डायमेंशन मिलेगी, और नीचे कितना आया है अपना ये B मिलेगी। तो देयर आर AECB ये डायमेंशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब मेजरमेंट करेंगे हम इसको
तब क्या करेंगे, रिंग का 2 वर्टिकल ए है तो 2a लिख देंगे, बॉटम का ई लिखेंगे डायमेंशंस, और ऊपर का जो कैंटिलीवर जो स्टील है उसके लिए हम रिंग के आउटर फेस से लेकर के बाहर तक सी लिख देंगे, 12 डी लिखेंगे, एक रिंग है अंदर में, एक रिंग के लिए 12 भी लिख देंगे, प्लस जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है बाहर की तरफ सनसेट का वो डेवलपमेंट लेथ के लिए प्लस बी लिख देंगे। ये सबको ऐड करके हम लिख देंगे कितने नंबर्स ऑफ स्टील इस तरह की अवेलेबल है, तो उसको हम नंबर से काउंट कर देंगे। और आपको जो ड्राइंग है, ड्राइंग में सिर्फ आपको एक वर्टिकल डायमेंशन रहेगी, ये एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रहेगी और एक सी रहेगी। सी मीन्स आउटर सर्कल डायमेंशन टू फेस ऑफ द छज्जा। तो इस तरह से हम लिख देंगे। ये रिंग जो मान लिया कि वेल्डेड है, उस केस में क्या करेंगे, 2a लिखेंगे, वर्टिकल के लिए 2 वर्टिकल हमें मिला रिंग की, ई मिला, एक चौड़ा डायमेंशन मिला, ओके, सी मिला, आउटर फेस से लेके बाहर तक मिला तो उसको सी लिख देंगे, और 9d लिख देंगे हुक के लिए, और बी लिखेंगे हम जो बाहरी जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है नीचे की ओर जो दिया हुआ है उसको हम बी लिख देंगे। और डायमेंशनल जो स्केच में आपको मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हम मेजरमेंट्स कंप्लीट करते हैं साइटों पर और बिलिंग के लिए रखते हैं। दिस इज़ वेरी स्टैंडर्ड एज पर आईएस कोड, नोबडी कैन चैलेंज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा हुआ है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक दे दें, कमेंट दे दें, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। दिस वीडियो आर वेरी यूजफुल कैरियर मेकर वीडियो, सो वॉच मोर। थैंक यू, टेक केयर। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी। वेलकम टू CS टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक या सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।